हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टारिसस विजन। पिछली क्लास में हमने आपसे बात की कि किस तरीके से मॉडर्न एज की बिगिनिंग होती है 1901 या 1899 से, जिसको हम मानते हैं सिगमंड फ्राई की किताब इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स पब्लिश होती है और इसी के साथ माना जाता है कि मॉडर्न एज स्टार्ट होती है। और इसी टाइम पे 1901 में हमने देखा कि क्वीन विक्टोरिया जो कि 1837 में थ्रोन पर आई थी, उनकी डेथ भी होती है। तो मॉडर्न एज स्टार्ट तो होती है 1901 या 1899 से आप मान लीजिए, लेकिन असल में जो मॉडर्निस्ट टेक्स्ट आया वो स्टार्ट होता है 1914 के बाद, यानी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है उसके बाद से। क्योंकि असल में जो मॉडर्न लिटरेचर है या उसकी जो असल में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसी समय ही प्रिवेलेंट होती हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर इतना ज्यादा हॉरर क्रिएट करता है लोगों के माइंड में कि उसके बाद जो लिटरेचर लिखा गया वो उससे पूरी तरीके से इंस्पायर्ड था। चाहे वो फ्री वर्स हो या फ्रेगमेंटेशन ऑफ पर्सनैलिटी की बातें हो, फ्रस्ट्रेशन हो, एंजाइटी हो, डिलेमा हो, ये सारा जो कुछ लिटरेचर आया वो आपका वर्ल्ड वॉर या वर्ल्ड वॉर के बाद ही से ही स्टार्ट होता है। कल की वीडियो में हमने आपसे बात की इडिपस कॉम्प्लेक्स को लेकर के और हमने आपसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स को लेकर के बातें की हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है मैडोना होर कॉम्प्लेक्स से। तो आइए देखते हैं क्या है मैडोना होर कॉम्प्लेक्स में। मैडोना होर कॉम्प्लेक्स एक ऐसी थियरी या एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसको अभी आप शायद इससे अनअवेयर रहे होंगे। तो मैडोना होर कॉम्प्लेक्स जो है इसको भी क्वाइन किया गया किसके द्वारा? सिगमंड फ्राई। इसके द्वारा सिगमंड फ्राई ने इसको क्वाइन किया, जिसका नाम है मैडोना होर कॉम्प्लेक्स। मैडोना का अगर मतलब समझे हम तो मैडोना का मतलब होता है गॉडेस, गॉडेस। और होर का मतलब आप जानते ही होंगे कि क्या होता है? प्रोस्टिट्यूट। तो मैडोना होर कॉम्प्लेक्स इन शॉर्ट MWC का मतलब क्या होता है? देखिए ये क्या है? इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स ऑफन परपेचुएटेड बाय हेटेरोसेक्सुअल cisgender males which places women into two categories: the Madonna, a woman who is pure, virtuous and nurturing, or a whore, a woman who is deemed as ओवरली सेक्सुअल, मैनिपुलेटिंग एंड प्रोमिस्क्यूस। समझ रहे हैं क्या यहां पे बात हुई है कि वहां पर इज अ साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स ऑफन परपेचुएटेड बाय हेटेरोसेक्सुअल। हेटेरोसेक्सुअल मींस का मतलब क्या है कि एक मेल और एक फीमेल के बीच में हेटेरोसेक्सुअल। सिसजेंडर का मतलब क्या है कि बाई बर्थ, जिसका सेक्स आपको पता हो। बाई बर्थ का मतलब क्या कि इंसान जन्म से उसके जो है सेक्स के बेस पर हम उसको मानते हैं कि बायोलॉजिकली वो मेल है या फीमेल है, इन सब चीजों को। तो वो लोग क्या करते हैं? विच प्लेसेस विमेन, जो क्या करते हैं? विमेन को इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज में रखते हैं। पहली क्या कौन सी है कैटेगरी? मैडोना। मैडोना का मतलब अ वुमन, एक ऐसी औरत हु इज प्योर, वर्चुअस एंड नर्चरिंग, एक ऐसी महिला जो कि प्योर है, वर्चुअस है और नर्चरिंग है। और दूसरी है होर। होर क्या है? अ वुमन, एक ऐसी औरत हु इज डीम्ड एज ओवरली सेक्सुअल, जिसको मानते हैं कि क्या है? ओवरली सेक्सुअल है, मैनिपुलेटिंग है एंड प्रॉमिस्कस। ये चीजें क्यों इंसान के माइंड में डेवलप होना स्टार्ट होती हैं, इसके पीछे का कारण को समझने की कोशिश करते हैं। और वो ये होता है कि एक इंसान, एक मेल बल्कि हम कहेंगे उसे, एक पुरुष जब किसी महिला के साथ अफेयर में होता है, प्रेम में होता है पहले, तो अगर उसका प्रेम सच है, ट्रू है, वो उसको मानता है कि हाँ उसे वो सही प्यार करता है, तो उसके माइंड में उस महिला को लेकर के कोई भी फर्स्ट जो है इंप्रेशन पे, पहली नजर में कोई भी उसको वहां पर ऐसी सेक्सुअल चीजें या उसकी चीजें माइंड में नहीं आती हैं। यानी फिजिकल रिलेशनशिप जैसी कोई भी बात उसके माइंड में नहीं आती है उस टाइम। लेकिन वहीं पर क्या होता है कि अगर वो उस महिला से किसी भी तरीके से चीट, फ्रॉड या बिट्रेयल कुछ भी अगर उसे मिलता है, धोखा उसे मिलता है, तो अगली आने वाली महिला को क्या करता है? वो अपनी लाइफ में एक होर की तरीके से, एक प्रोस्टिट्यूट की तरीके से कंसीडर करता है।
और वो उन सारी चीजों का फुलफिलमेंट उस महिला के अंदर देखना चाहता है जो कि उसने पहले अपने प्यार में इस चीज को ऑब्जर्व नहीं किया। यानी वो जो फिजिकल रिलेशनशिप उसके साथ स्टैब्लिश नहीं कर सका क्योंकि उसे एक मैडोना मानता था, उसे एक देवी मानता था, तो अब ये सेकंड जो दूसरी महिला है उसके साथ वो हर सारी चीजें करने के लिए वो तैयार होता है क्योंकि वो उसे एक होर कंसीडर कर रहा है। यानी ये जो महिला है ये उसके एक फुलफिलमेंट का काम कर रही है, उन डिजायर्स का जो वहां पर नहीं उठी। आगे देखिए क्या है, द dichotomy of MWC creates a rigidity that limits women's sexual expression। इस तरीके से एजेंसी एंड फ्रीडम बाय डिफाइनिंग देयर सेक्सुअलिटी इनटू वन ऑफ टू कैटेगरीज, और दो कैटेगरीज वही हैं, एक तो कौन सा मैडोना और एक दूसरा होता है होर। यानी एक पुरुष के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो उसको मैडोना मान रहा है या होर मान रहा है। देखिए द साइकोलॉजी बिहाइंड द मैडोना होर कॉम्प्लेक्स, क्या है मनोविज्ञान इसके पीछे। सिगमंड फ्राय originally coined the term MWC, Madonna Whore Complex, to describe men in heterosexual relationships। ठीक है, उन पुरुषों को जो क्या है हेट्रोसेक्सुअल, यानी अगर वो मेल हैं तो उनका संबंध किससे होगा, फीमेल से, रिलेशनशिप्स who no longer viewed, जिन्होंने नहीं देखा dear partners, अपने पार्टनर्स को, for whom they had romantic feelings as sexually attractive, यानी जिसके माइंड में, इनके माइंड में क्या रहा है, जिसको लेकर के रोमांटिक फीलिंग है उसको उन्होंने सेक्सुअली अट्रैक्टिव ना कभी समझा ना कभी जाना। रीजन क्या है कि वो उसको क्या मान रहे हैं, एक मैडोना, एक गॉडेस की तरीके से कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन कहीं पर क्या हो रहा है, इट वाज फ्राइड्स थ्योरी, ये फ्राइड की थ्योरी थी, दैट मेन विथ MWC, यानी ऐसे पुरुष जो किससे सफर कर रहे हैं, मैडोना होर कॉम्प्लेक्स से, कुड नॉट डिफरेंशिएट, वो नहीं अंतर कर पा रहे हैं between their love for their mother and their love for their romantic partner। समझ रहे हैं रीजन क्या हो रहा है कि वो अपनी मां के प्यार में और अपने उस प्यार में कोई अंतर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं फर्क कर पा रहे हैं। Men suffering from MWC often can't be women's sexuality loving and sexual, यानी क्या हो रहा है कि एक टाइम पर वो उसको लविंग और सेक्सुअल दोनों कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो उसको अपनी मदर की तरीके से कंसिडर कर रहे हैं। अब आगे देखिए, टू कोप विद दीज फीलिंग्स, इन फीलिंग्स से कोप करने के लिए, ऑफ एंजाइटी, परेशानी जो होती है, दे कंपार्टमेंटलाइज their romantic love for women they deem to have the qualifications to be a wife and mother but have little to no sexual arousal and devalue women they consider promiscuous but whom they sexually desire। तो इस तरीके से वो पहली महिला के साथ में वहां पर तो वो सही है, वहां पर क्या हो रहा है, इनके साथ में उसको मदर की तरीके से कंसिडर कर रहे हैं और क्या है, लिटिल टू नो सेक्सुअल अराउजल, वहां पर उन्हें कोई भी सेक्सुअल अराउजल नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं पे क्या, डी वैल्यू विमेन, उस महिला को डी वैल्यू कर दे रहे हैं, व्हेन दे कंसीडर प्रॉमिस्कस बट हुम दे सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअली डिजायर। यानी क्या होता है कि जिसके साथ उनको लगता है कि वो ये सब चीजें कर पा रहे हैं, वो उसके माइंड में, एक पुरुष के माइंड में उस महिला को लेकर के जो भी थॉट्स आते हैं तो वो एक एज अ होर या एज अ प्रोस्टिट्यूट की तरीके से आते हैं। यानी वो महिला उनके उस सारे फुलफिलमेंट्स का काम करती है जो कि वो उस पहले वाले रिलेशनशिप में वो उनके साथ नहीं हो पाया। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें तो, मेन विद MWC, पुरुष जो MWC के साथ सफर कर रहे हैं, कैन ओनली बिकम फुली सेक्सुअली अराउज्ड व्हेन रिड्यूसिंग देयर पार्टनर टू अ सेक्सुअलाइज्ड ऑब्जेक्ट। तभी क्या हो सकते हैं, फुली सेक्सुअली अराउज तब हो सकते हैं जब वो क्या रिड्यूस कर दें, कम कर दें अपने पार्टनर को मानना कहां तक, टू अ सेक्सुअलाइज्ड ऑब्जेक्ट, कि वो महज क्या है, एक सेक्सुअलाइज्ड ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आप समझ लीजिए इंसान नहीं, उसको एक ऑब्जेक्ट की तरीके से ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। डिग्रेडिंग हर, इवन यहां तक कि उसको इतना डिग्रेड कर देते हैं इन द प्रोसेस, बिकॉज द गुड गर्ल और द मैडोना कांट बी फुली सेक्सुअली डिजायर्ड, क्योंकि मैडोना को फुली हम सेक्सुअली डिजायर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम सारी चीजें अपनी फुलफिल करेंगे किससे, होर से, प्रोस्टिट्यूट से। यह टेंडेंसी हम जनरली देखते हैं आजकल के इंसानों में
या होती है जब से इसको कॉइन किया गया, या हमेशा हमेशा से ये चीजें रही हैं एग्जिस्टेंस में, कि होता क्या है कि इंसान के जो सेंटिमेंट्स हैं वैसे ही होते हैं, वो एक जगह पर वहां पे दोनों को फुलफिल कर पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। पहले अगर वो किसी रोमांटिक किसी प्योर रिलेशनशिप में है तो वहां पर फिजिकल रिलेशनशिप की कोई बातें नहीं आती हैं, वहां पर इस तरीके से उनका मानना होता है। लेकिन किसी रीजन से अगर उनका वो साथी उनसे बिछड़ता है तो उसके बाद वो जो भी अगला पार्टनर आएगा उनकी लाइफ में, तो उसे वो क्या करते हैं, वो एक होर की तरीके से ही कंसिडर करते हैं। ये सिगमंड फ्राइड की एक और थियरी थी, एक और कॉम्प्लेक्स था। इडिपस कॉम्प्लेक्स के बाद एमडब्ल्यूसी यानी कि मैडोना होर कॉम्प्लेक्स, और जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है वो उनके डिसाइपल कार्ल गुस्ताव यूंग ने दिया हुआ था। अब आगे देखते हैं क्या है आज की वीडियो में। 5 साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, 5 साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। अब कौन कौन सा है देखिए, पहला है ओरल, और ये कब से शुरू होता है, बर्थ टू 1 ईयर, यानी जन्म से लेकर के 1 साल तक ये रहता है, और इसको हम बोलते हैं इरोजेनस जोन, इरोजेनस जोन। और इस समय क्या होता है, बच्चा जो है वो डेवलप्स अ ट्रस्ट एंड कंफर्ट, क्या करता है, एक ट्रस्ट, यकीन और कंफर्ट विकसित करता है। ये छोटा सा बच्चा है वो थोड़े धीरे धीरे क्या करता है, पहचानना शुरू कर देता है, समझ रहे हैं, यानी कि जो भी उसको रोज मिल रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, वो उनके ऊपर ट्रस्ट बनाना शुरू करता है कि ये मेरे अपने हैं और ये मेरे साथ, मैं इनके साथ में सेफ हूं, और वो उन्हीं के पास ही कंफर्ट फील करता है। इसलिए आप देखेंगे कि ऐसे टाइम पर ज्यादातर करके जो बच्चा है वो सबसे क्लोज होता है अपने पेरेंट्स से, क्योंकि वो अपनी माँ और अपने पिता को लगभग अपने साथ पा रहा होता है। इसलिए बच्चा जो है हमेशा रोता रहता है, अगर रोता रहता वो तो वो जा करके अपनी माँ के पास या अपने पिता के पास ही जाकर के चुप होता है, क्योंकि उसके बीच में, ठीक है, उनके साथ में क्या हुआ है, ट्रस्ट और कंफर्ट का रिश्ता उसने बनाया हुआ है। आगे देखिए, एनल 1 to 3 years, एनल 1 से 3 साल तक लर्न्स टू कंट्रोल हिज बॉडीली नीड्स, और इस समय वो क्या करता है, कंट्रोल करना जानता है हिज बॉडीली नीड्स, उसकी शारीरिक जरूरतों को। भूख लगी है, कभी दूध अगर नहीं मिला तो उसे रो रहा है वो, तो ऐसे टाइम पर 1 से 3 साल के बीच में क्या कर रहा है, वो उस चीज को डेवलप करना सीख रहा है कि इन केस कभी ऐसा अगर हो गया कि हाँ चीजें नहीं मिल सकी तो क्या करेंगे, हम किसी तरीके से और मैनेज करेंगे। तो ये क्या होता है आपका एनल। उसके बाद आता है फैलिक 3 to 6, 3 से 6 साल तक begins to discover the difference between male and female, समझ रहे हैं, begins to see father as a rival, और यहीं से इडिपस कॉम्प्लेक्स वाली स्टार्टिंग भी हो जाती है। और उस समय बच्चा क्या होता है, वो अपने आप को अपने इंटरनल ऑर्गन के थ्रू ये महसूस करना शुरू कर देता है कि एक मेल और फीमेल में क्या अंतर होता है। आगे देखिए, लेटेंट 6 to puberty, ये क्या होता है, 6 से पुबर्टी की एज जो होती है वो लेटेंट की स्टेज मानी जाती है, और इस समय सुपर ईगो कंटिन्यूज टू डेवलप, मेक फ्रेंड्स एंड डेवलप्स हॉबीज। सुपर ईगो मींस वो चीज जो उसे समझाती है कि नहीं तुम क्या हो, तुम देवतुल्य हो, यानी तुम ऐसा करोगे तो बहुत गलत होगा। ये चीजें उसके माइंड में डेवलप, यानी अच्छे बुरे का ज्ञान उसे सीखना समझ में आ जाता है, और इस समय वो जो है क्या करता है, दोस्ती बनाता है और हॉबीज को भी डेवलप करता है। उसके बाद आता है जेनिटल से पबर्टी टू डेथ, समझ रहे हैं, जेनिटल स्टेज है लेटेंट के बाद, और ये पबर्टी टू डेथ यानी युवावस्था से मौत तक उसके स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंटरेस्ट इन द अपोजिट सेक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसेक्सुअल, यानी इस समय वो क्या करता है, अपोजिट सेक्स के साथ में एक स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंटरेस्ट उसके अंदर क्रिएट होता है। तो ये 5 साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट हैं। आगे देखते हैं, थियरी ऑफ सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस, थियरी ऑफ सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस। और इसके लिए मैं आपको समझाता हूं, एक आइसबर्ग थियरी है। आइसबर्ग थियरी देखिए क्या है, आइसबर्ग थियरी क्या होती है थियरी, मान लेते हैं हम कि ये एक हिमखंड है,
ये एक बर्फ का टुकड़ा है, और ये पानी में तैर रहा है। राइट। अब फ्राइड ने बताया कि इंसान का दिमाग कुछ इस तरीके से होता है। ये आइसबर्ग है, यानी हिमखंड, और यहां पर इसको हम डिवाइड करते हैं 3 भागों में। ये एक भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, बाकी ये पूरा का पूरा तीसरा भाग है। यानी इस भाग को फ्राइड ने बताया कि ये इंसान की अनकॉन्शियस लेयर होती है। कौन सी? अनकॉन्शियस लेयर, समझ रहे हैं। दूसरी कौन सी है? ये वाली, इसको हम बोलते हैं प्रीकॉन्शियस, या इसे हम सबकॉन्शियस भी बोलते हैं। प्रीकॉन्शियस या सबकॉन्शियस। और तीसरी है कौन सी? कॉन्शियस। प्रीकॉन्शियस, समझ रहे हैं, जिसे हम सबकॉन्शियस भी कहते हैं, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। फ्राइड ने बताया कि इंसान का जो दिमाग है वो इस तरीके से चलता है। अब आप समझिए कि अनकॉन्शियस जो फीलिंग होती है वो इतनी ज्यादा एरिया कवर कर रहा है इंसान के माइंड का। कैसे? सबसे पहले हम बात करते हैं कि अनकॉन्शियस है क्या। समझ रहे हैं, अनकॉन्शियस के बारे में यह बताया जाता है, ठीक है, फ्राइडियन स्लिप एक चीज होती है। फ्राइडियन स्लिप, फ्राइडियन स्लिप यानी इसका मतलब क्या होता है? इसको आप समझिए स्लिप ऑफ टंग। स्लिप ऑफ टंग क्या होता है कि अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और किसी इंसान ने अगर आपके साथ थोड़ा सा बाइक पर हैं, आप किसी दूसरी गाड़ी पर हैं और हल्का सा टच कर दिया, और उसी समय क्या होता है कि आपके मुंह से एक बढ़िया सा एडजेक्टिव निकल करके बाहर आ जाता है। और क्यों? क्योंकि इस चीज को आप बचपन से क्या कर रहे हैं? रिप्रेशन की स्थिति में डाले रहते हैं। और एक बहुत फेमस लाइन है, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी टू रिप्रेस्ड रिटर्न। रिप्रेस्ड रिटर्न यानी क्या है? हमेशा एक संभावना रहती है रिप्रेस्ड रिटर्न, यानी जिन चीजों को आप रिप्रेस करने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, वो आपको क्या होती हैं? रिटर्न हो ही जाती हैं, आपकी लाइफ में सामने आ ही जाता है। समझ रहे हैं? और ये चीजें अनकॉन्शियस लेयर फ्राइड के अनुसार सबसे बड़ी लेयर है माइंड की। देख रहे हैं, सबसे बड़ा लेयर है, और लेकिन कैसे? पानी के अंदर है, जिसके बारे में हम देख भी नहीं रहे हैं। जिसको फ्राइड ने समझाया कि ऐसी लेयर है अनकॉन्शियस लेयर, ठीक है, जिसको हम कभी जानते भी नहीं, लेकिन असल में हमारी जिंदगी जो है वो इसी से ही गवर्न करती है। अगर आप बाइक चला रहे हैं, आप साइकिल चला रहे हैं, तो आप देखिए, आप बाइक बैठते हैं और आपका माइंड ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली जो है सब कुछ काम करना शुरू कर देता है। अगर आप इलाहाबाद में हैं तो डेली आप उठते हैं और आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और इलाहाबाद में आप हैं क्यों? क्योंकि आपको पढ़ करके एक बेहतर इंसान बनना है। लेकिन क्या डेली आप उठते हैं तो आप ये समझते हैं नहीं, मैं आज इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि मुझे एक बेहतर इंसान बनना है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ये चीजें आपके माइंड में हैं, ये आपके माइंड में है, और यही माइंड आपको क्या कर रहा है? गवर्न कर रहा होता है। समझ रहे हैं? ये आपका जो माइंड है वही आपको गवर्न कर रहा होता है कि हाँ ऐसा ही है, इसी वजह से आप यहां पर हैं। अनकॉन्शियस लेयर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स माइंड, एंड दिस इज द लेयर विच गवर्न्स देयर लाइफ। ये उनकी जिंदगी को गवर्न करती है, लेकिन हम इसको जानते नहीं हैं। बहुत सारे नाम हमारे क्या होते हैं जिंदगी में। आप सोचिए, कभी कभी आप बैठे हैं, आपको बचपन की एक बार की आपने बचपन वाला शब्द इस्तेमाल कर लिया, और आप महसूस करते हैं कि ये शब्द तो पिछले 10 सालों से मैंने लिया ही नहीं, नाम कैसे आ गया एक बार की? तो ये सब कुछ क्या है? ऑल दीज डेटा आर स्टोर्ड इन योर माइंड। ये सारा डेटा क्या है? वो आपके दिमाग में स्टोर है, और ये रह रह करके जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वो कॉन्शियस माइंड पर ब्लिंक करता है, खटाक से करेगा, और आपके मुंह से वो शब्द बाहर आ जाएंगे। इसे हम क्या बोलते हैं? अनकॉन्शियस लेयर। उसके बाद आता है सबकॉन्शियस, या जिसे हम प्रीकॉन्शियस कहते हैं।
ये माइंड की ऐसी लेयर होती है जहां पर आपको थोड़ा सा याद करना पड़े। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि हाँ कल आप 4 बजे कहां पर थे, तो आप थोड़ा सा उस समय याद करेंगे कि अच्छा मैं 4 बजे कहां था, लेकिन मैं आप महज 5-7 सेकंड में सोच करके बता देंगे कि हाँ आप कहां पर थे। यानी इस चीज के लिए आपको थोड़ा सा माइंड में क्या करना पड़ रहा है, सर्च करना पड़ रहा है। ये होता है सबकॉन्शियस माइंड। और सबसे छोटा कॉन्शियस जिसको आप लगते हैं यहां कॉन्शियस रहा जाए हर चीज के लिए, कॉन्शियस जो नेस है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर माइंड। ये हमारे दिमाग का सबसे छोटा हिस्सा है। जैसे आपसे पूछा जाए आपका नाम क्या है, मेरा नाम ये है। आपके पिता का नाम क्या है, मेरे पिता का नाम ये है। आप कहां रहते हैं, आप मैं यहां का हूं। ये सब चीजें आप सोचिए कि आपका बहुत एक सरफेस लेवल की बातें हैं। जो असल में ज्ञान है, जो असल में आपके पास नॉलेज है, जो असल में आप जानते हैं जिन चीजों को, जिन लोगों को, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में होता है। तो इस तरीके से फ्राइड ने डिवीजन दिया माइंड का, क्या कौन सा, प्री कॉन्शियस जिसे हम सब कॉन्शियस कहते हैं, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ठीक है, आगे देखिए ईद क्या होता है, बिगिंस टू डेवलप बाय बर्थ। समझ रहे हैं, थियरी ऑफ सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस में सबसे पहले हम देख रहे हैं किसी को, वो हमने देख लिया। ईद के बारे में बात करते हैं। ईद क्या होता है, ईद आपका बचपन से ही शुरू होना स्टार्ट हो जाता है जैसे, और ये अनकॉन्शियस होता है। इट नीड्स एन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। याद रखिएगा, ईद जो होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। बच्चा रोने लगता है और क्या होता है, उसे बिल्कुल कोई परवाह नहीं है कि उसके घर में दूध है या नहीं है। छोटा सा बच्चा, उसे बिल्कुल पता भी नहीं है, तो वो क्या जानेगा। लेकिन ये जो फीलिंग होती है, दे नीड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। और यही वो टाइम होता है जब बच्चा अपनी मां से प्यार करता है, क्योंकि पहली बार ऐसा माना जाता है कि जो बच्चा होता है वो सबसे पहला रिलेशनशिप स्टेब्लिश करता है अपनी मां के साथ जब उसका दूध पीता है। और इस तरीके से अपने फादर को एक राइवल के रूप में देख रहा है। बचपन से उसके माइंड में, ईद में, अनकॉन्शियस लेयर में यह बात बसती जा रही है कि इसके पिता जो हैं वो उसकी मां और उसके जो है प्यार के बीच में आ रहे हैं। तो ये चीजें वहां पे, और ईद क्या है, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिसको चाहिए होता है तुरंत। बच्चा रो रहा है, अगर उसे दूध नहीं मिला तो कुछ भी कर देगा वो। और ये जो चीजें होती हैं वो इंसान को फाइन बहुत, मतलब लाइफ में आगे जाकर के भी उसके साथ में बनी रहती हैं। मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी, ये कौन सी बात है, ये ईद की बातें होती हैं। ईद जो क्या है, ईद जो होता है ये वर्क्स ऑन प्लीजर प्रिंसिपल, ये इस पर काम करता है, प्लीजर प्रिंसिपल पे। एंड इज अ स्टोर ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर्स। और बचपन से ही जो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हुई, ये उनको स्टोर करना शुरू कर देता है, और ये आपके अनकॉन्शियस माइंड में होता है। याद रखिएगा, ईद डिपेंड करता है कैसा होता है ईद। ईद को हम कंपेयर करेंगे डेविल से, राक्षसी इच्छाएं जो होती हैं, जिनको कुछ भी अच्छा बुरा समझ में नहीं आता है, बस चाहिए तो चाहिए भी किसी भी कीमत पर। आगे देखिए, उसके बाद आता है ईगो। ईगो क्या है, ये ह्यूमन बींग्स, इंसानी जो सोचे है वो वाली है। बिगिंस टू डेवलप फ्रॉम 3 years एज, 3 साल से होना शुरू हो जाता है ये, 3 साल की उम्र से। इट इज प्री और सबकॉन्शियस। ठीक है, क्या है, प्री या सबकॉन्शियस है। इट हैज एन अवेयरनेस ऑफ सेल्फ। इस समय क्या होता है, इंसान को खुद का बोध होना शुरू हो जाता है। एंड वर्क्स एज अ पुलिसमैन। और आपका जो माइंड है वो पुलिसमैन की तरीके से काम करना स्टार्ट कर देता है। उसे पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। समझ रहे हैं, बिटवीन ईद एंड सुपर ईगो ऑन रियलिटी प्रिंसिपल। वो क्या करता था, वो प्लीजर प्रिंसिपल पे काम करता था, ये आपका रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। इस पर, रियलिटी प्रिंसिपल पर ये काम करेगा। ईगो, समझ रहे हैं, ईगो आपका बैलेंस करता है ईद और सुपर ईगो के बीच में। सुपर ईगो क्या है, यहां पे देखिए, सुपर ईगो इट बिगिंस टू डेवलप फ्रॉम 5 years एज। 5 साल की उम्र से ये विकसित होना शुरू होता है। इट वर्क्स ऑन मोरालिटी प्रिंसिपल। तो समझ रहे हैं, पहला प्लीजर प्रिंसिपल, ये रियलिटी प्रिंसिपल वास्तविकता आपको दिखाएगा, और ये मोरालिटी नैतिकता के सिद्धांत पर चलता है। एंड इज गॉड लाइक, पहला डेविल लाइक, राक्षस की तरीके से, ये ह्यूमन बीइंग की तरीके से, इंसान के जैसा, और ये भगवान के जैसा।
तो इंसान ना तो भगवान हो सकता है ना तो वो डेविल हो सकता है। वो किस पे चलेगा? वो चलता है ईगो के हिसाब से। सपोज कि आपके पास एक बाइक है, रेसर बाइक है आपके पास, काफी अच्छी स्पीड है उसकी, और आप चाहते हैं कि मैं इसको निकाल करके कल भगाऊंगा 150 की स्पीड में। ये कैसी इच्छा हुई? ये एक इद की इच्छा हुई। कैसे? आसुरी, डेविल लाइक है ये। मतलब आप सोचिए कि ट्रैफिक है या कुछ भी हो सकता है, अगर आप इतनी स्पीड में बाइक को भगा रहे हैं, हो सकता है कि आपका भी एक्सीडेंट हो गया, तब क्या करेंगे आप? तो उस समय आपका जो सुपर ईगो होता है ये वाला, वो कहता है नहीं यार गलत बात है, तुम्हारा माइंड, तुम क्या करने वाले हो? मान लो किसी को तुमने चोट दे दिया, कोई तुमको नुकसान हो गया, तो इस तरीके से वो क्या कर रहा है? वो उनको बैलेंस कर रहा है कि ये चीजें क्या हैं, वो गलत हैं। ठीक है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इद कह रहा नहीं मैं करूंगा, सुपर ईगो कह रहा है नहीं तुम्हें नहीं करना चाहिए, गलत है, नैतिकता के आधार पर ये गलत है। फिर आता है ईगो, कहता अच्छा ठीक है तुम्हारे पास बाइक है, तुम 150 मत भगाना, तुम 80 भगा लेना, चलो रोड खाली तुम 100 भगा लेना, लेकिन संभल करके। ये एक इंसान का नजरिया है, ये एक ठीक है इंसानी नजरिया है जिसे हम ईगो के बारे में बात करते हैं। इद क्या है? वो आपका वो डेविल लाइक है, वो आपका प्लीजर प्रिंसिपल, बस मजा आए जैसे भी आए। दूसरा क्या है? ईगो, ये रियलिटी, वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता है। सुपर ईगो मोरालिटी प्रिंसिपल, आप नैतिकता भी दिखा करके इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकते हैं। सुपर ईगो यानी आप भगवान नहीं हो सकते हैं, इसलिए गॉड लाइक होना भी क्या है? गलत है। इसलिए हम किसको फॉलो करते हैं? हम ईगो के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं, ये दो कॉन्सेप्ट मैंने आपके लिए अलग से रखा है। इरोस, ये वर्ल्ड जो है यूनिवर्स, वो दो चीजों से गाइड होता है। एक कौन सा होता है? इरोस यानी कि लाइफ इंस्टिंक्ट, जो जीवन प्रदान करने वाली चीजें हैं। दूसरा है थैनाटोस, जो डेथ इंस्टिंक्ट है, यानी जो डेथ प्रोवाइड करने वाली चीजें हैं उन सब से। और ये जो दुनिया है ये इरोस और थैनाटोस से ही डिवाइडेड है। इरोस अच्छी इच्छाएं और थैनाटोस डेथ वाली इच्छाएं जो होती हैं वो वाली। और इन दोनों के बीच में अंतर्द्वंद हमेशा से बना आया, सदियों से। इसको आप अच्छा और बुरा भी मान सकते हैं। अच्छाई और बुराई के बीच का जो संघर्ष है वही वाला है ये इरोस और थैनाटोस। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। फ्राइड्स 3 लेवल ऑफ माइंड, ये बातें मैं आपको बता चुका हूं, फिर से देख लीजिए। फ्राइड डिलिनिएटेड द माइंड इन द डिस्टिंक्ट लेवल्स, ईच विद देयर ओन रोल्स एंड फंक्शंस। कौन सा है? पहला देखिए, द प्रीकॉन्शस। द प्रीकॉन्शस वही कंसिस्ट ऑफ एनीथिंग दैट कुड पोटेंशियली बी ब्रॉट इनटू द कॉन्शियस माइंड। ठीक है, जिसे आप क्या करें? तुरंत कॉन्शियस माइंड पे ला सकें, इसे हम क्या बोलते हैं? प्री कॉन्शियस। यानी कोई भी चीजें जिसको आप तुरंत समझें और वो आपके कॉन्शियस माइंड पर आ जाए। द कॉन्शियस माइंड कंटेन्स ऑल ऑफ द थॉट्स, मेमोरीज, फीलिंग्स एंड विशेस ऑफ विच वी आर अवेयर एट एनी गिवन मोमेंट, जिसको लेकर के हम किसी भी क्षण तैयार रहते हैं, वो वाली चीजें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम कॉन्शियस माइंड पे रखते हैं। आगे देखिए, दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ आवर मेंटल प्रोसेसिंग दैट वी कैन थिंक एंड टॉक अबाउट रेशनली। यानी ये वो चीजें हैं जो हमको रेशनली, मतलब एक बौद्धिक इंसान के रूप में तैयार करती हैं बात करने के लिए। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स आवर मेमोरी विच इज नॉट ऑलवेज पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस बट कैन बी रिट्रीव्ड। यानी कि हमारे चेतना का हिस्सा नहीं है बट कैन बी रिट्रीव्ड, लेकिन इसे हम ला सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं इजिली एंड ब्रॉट इनटू अवेयरनेस, और हम संज्ञान में से ला सकते हैं। लास्ट है द अनकॉन्शियस माइंड। द अनकॉन्शियस माइंड क्या है? इज अ रिजर्वर, एक संग्रह है ऑफ फीलिंग्स, थॉट्स, अर्जेस एंड मेमोरीज दैट आर आउटसाइड ऑफ आवर कॉन्शियस अवेयरनेस। द unconscious contains contents that are unacceptable or unpleasant such as feelings of pain, anxiety और conflict। तो ये होता है आपका अनकॉन्शियस माइंड, जो कि क्या एक रिजर्वर का काम करता है उन सारी इच्छाओं का जो आपको नहीं मिली, जिनको आप अचीव नहीं कर पाए। और 1922 यहां पर देखिए डेट है, और इस एज में, इस ईयर में 2 वर्क्स आए। सबसे पहला कौन सा था? यूलिसिस बाय जेम्स जॉयस, दूसरा है द वेस्टलैंड बाय टी.एस. एलियट। और इन दोनों वर्क्स ने ये दिखाया कि असल में मॉडर्न एज है क्या, और क्या है इसके मायने, किस तरीके से ह्यूमैनिटी सफर कर रही है। वर्ल्ड वार की जो भी चीजें हैं, जिस तरीके से वहां पे बॉम्ब्स का चलना या अलग अलग केमिकल वारफेयर, बायोलॉजिकल वारफेयर, ये सारी चीजें आती हैं, तो उनका क्या
रोल रहता है, किस तरीके से लिटरेचर प्रोड्यूस होता है, ये इन दोनों वर्क्स में दिखाया गया है। और कोइंसिडेंटली ये दोनों चीजें, ये दोनों वर्क्स जो हैं वो लिखे गए हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस के ही मोड में। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की, ये भी आपका साइकोलॉजी पर ही बेस्ड थी। अगली हम अपनी वीडियो में टाइमलाइन को लेकर के बातें करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।